आदाब नाज़रीन, मैं हूँ कशफी शमाल और एक बार फिर से इस्तकबाल करती हूँ आपके पसंदीदा प्रोग्राम में जिसका नाम है गुफ्तगू। नाज़रीन, ज़रा ये सोचिए कि हमारी ज़िंदगी में अगर मौसीकी ना होती तो हमारी ज़िंदगी कितनी बेरंग और बेकैफ सी होती। और अगर मौसीकी की बात की जाए तो गज़ल गायकी वो अहम हिस्सा है जिसको हम फरामोश नहीं कर सकते। एक शायर के एहसासात को, जज्बात को, उसके अल्फाज को ये गज़ल गायकी है जो इसमें जान भरने का काम करती है, रूह फूंकती है। और जब गज़ल गायकी की बात आती तो एक ऐसा नाम जो हम फरामोश नहीं कर सकते, जिसको हम भूल नहीं सकते, जिनकी आवाज़ कुछ ऐसी है जैसे कि मंदिर में बजती हुई घंटियाँ या फिर यूँ कह लें कि किसी मस्जिद में गूंजती हुई अजान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारी बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत गुलकारा डॉक्टर राधिका चोपड़ा की। डॉक्टर राधिका चोपड़ा, इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया शुक्रिया। आपकी आवाज़ के तो खैर हर कोई कायल है जी, आप जितनी प्यारी उतनी आपकी आवाज़ भी है। शुक्रिया। और जो आपका गायकी का सफ़र था वो कैसे शुरू हुआ? ये सवाल सुनने में जितना आसान लगता है, इसका जवाब मुझे उतना ही मुश्किल लगता है। जी, सफ़र कब, कहाँ, कैसे शुरू हुआ, मुझे ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। शायद माँ के पेट से ही शुरू हुआ। माशाल्लाह। जी, क्योंकि मेरी माँ ऐसा कहती हैं कि मैंने बात करना बाद में शुरू की और गाना पहले शुरू किया। मेरे दोनों वालिदैन को म्यूज़िक का बहुत बहुत शौक़ था। हालांकि दोनों ने सीखा नहीं और उनको कभी मौका नहीं मिला, लेकिन म्यूज़िक बस उनकी ज़िंदगी जो है वो म्यूज़िक से इस कदर जुड़ी हुई थी। शायद वो वजह है कि मेरे अंदर भी ये चीज़ आ गई और सीखने का सफ़र बचपन से शुरू हो गया और प्रोफेशनल जो गाना है उसका सफ़र भी बहुत पहले शुरू हो गया। बचपन से ही मैं कहूँगी कि मैंने प्रोग्राम्स वगैरह देने शुरू कर दिए थे, लेकिन अब चूँकि मेरी वाबस्तगी गज़ल से है, मेरा नाम गज़ल के साथ जुड़ा है, तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि गज़ल का जो मेरा सफ़र है ये करीब 16 या 17 साल पुराना ही है। तो मैं चाहूँगी कि शुरुआत में आपसे कुछ सुना जाए, कोई नगमा। कुछ ख़ास सुनना चाहते हैं तो बताइए। या आपका मतलब ज़्यादातर जो भी मैंने कॉन्सर्ट आपके अटेंड किए हैं, एक उसमें आप गाती हैं तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो। अब राधिका जी हमारे स्टूडियो में आई और ये गाना बिना सुने अगर हम प्रोग्राम खत्म बहुत कर शुक्रिया देंगे ज़रा तो मज़ा नवाजी। नहीं आएगा। अच्छा, वो मैं सुना देती हूँ, लेकिन वो उसकी मैं एक बात हमेशा ये कहना पसंद करती हूँ कि वो साहिर का कलाम है और ख़याम साहब की बड़ी बेहतरीन कॉम्पोजिशन है। ओरिजिनली मेरा गाया हुआ नहीं है, वो ओरिजिनली ख़याम साहब की जो बीवी हैं, उनकी जो शरीक हयात हैं जगजीत कौर, उनका गाया हुआ है। मेरा गाया हुआ वर्जन लोगों को बहुत पसंद आता है। बिल्कुल, और तो आप हर कॉन्सर्ट में इसकी जी, इसकी बहुत ज़रूर होती है। फरमाइश रहती है, तो मैं इसे गाती हूँ। तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो, तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो, तुम्हें गम की कसम इस दिल की वीरानी मुझे दे दो, मैं देखूं तो सही दुनिया तुम्हें कैसे सताती है, कोई दिन के लिए अपनी निगहबानी मुझे दे दो, तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो। वाह, शुक्रिया। मैं जानना चाहूँगी कि अभी आपने बोला कि माँ के पेट से आप सीख के आई थी, तो वो जो डिवोशन था, मतलब जो एक बचपन में तो वैसे भी इंसान खेलने में ही लगा होता है, खेल कूद की उम्र होती, बिल्कुल मेरे साथ भी वही था, लेकिन वो बारीकियाँ, वो डिवोशन वो कहाँ से आया? बारीकियाँ तो मुझे लगता है खुदा की देन होती हैं, वो मालिक का फजलो करम जब होता है आपके ऊपर तो उसी से आती हैं। बारीकियाँ आपके अंदर होती हैं या नहीं होती हैं, सीखने से हम सिर्फ उन्हें थोड़ा पॉलिश कर सकते हैं।
तो मुझे भी बचपन में ही मेरी माँ ने सिखाना शुरू कर दिया था। एक गुरु के पास ले गई थी, मेरे पहले गुरु जो थे पंडित जे आर शर्मा साहब जम्मू में, तो उनसे मैंने सीखना शुरू कर दिया छोटी उम्र में। और हालांकि तब मेरा इतना मन नहीं करता था सीखने का, क्योंकि मैं भी खेलना कूदना चाहती थी और बच्चों की तरह। लेकिन फिर धीरे धीरे बहुत इसमें मज़ा आने लगा, और जब स्कूल वगैरह में इम्पोर्टेंस मिलने लगी बहुत, तो मुझे फिर एहसास हुआ कि नहीं, ये एक ऐसा हुनर है जो कि सिर्फ मुझ में है और बच्चों में नहीं है। तो तब मेरा ख्याल है मैंने इसे सीरियसली लेना शुरू किया। जम्मू में आपने अपनी बेसिक एजुकेशन हासिल की थी। जम्मू से लेकर दिल्ली में जो गायकी का सफ़र रहा, वो उसकी रुदा, जो कुछ दुश्वारियां भी रही होंगी, बहुत चैलेंजेस भी रहे होंगे नए शहर में आके। जाहिर सी बात है, बहुत ही छोटा सा शहर है जम्मू, बहुत प्यारा शहर है, बहुत खूबसूरत शहर है, लेकिन थोड़ा कंजर्वेटिव है। तो उस दौर में मैं समझती हूँ, आज से करीब 30 साल पहले, जब मेरे वालिदैन ने ये स्टेप लिया कि मुझे जम्मू से दिल्ली भेजना है, तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि लड़कियों को इतनी दूर, शहर से दूर नहीं भेजा जाता था, और वो भी दिल्ली जैसे शहर में तो बिल्कुल ही नहीं भेजा जाता था। लेकिन बस वो बड़ा खूबसूरत सफ़र रहा। जाहिर सी बात है मुश्किलें तो आईं, क्योंकि आप एक छोटे शहर से जब बड़े शहर में आते हैं, कुछ एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, और ऐसा लगता था शुरू में कि बहुत बड़ा, बहुत गहरा समंदर है, और मुझे लगता नहीं था कि मैं यहाँ कोप अप कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। मेरी तालीम इतनी शिद्दत से नहीं हुई थी जितनी मैंने यहाँ के स्टूडेंट्स में देखी। लेकिन बस फिर वही कि मेहनत की, और चूँकि वालिदैन को एक वादा भी किया था, तो वो भी कहीं ना कहीं एक ज़िम्मेदारी का एहसास था कि मैं अब घर से निकली हूँ तो मुझे करके दिखाना है। तो फिर मैंने बहुत मेहनत की, और माशाल्लाह फिर एमए में मैंने टॉप किया। तो जब मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और उससे फिर जो है बहुत मेरे हौसला अफजाई हुई, और मुझे लोगों ने कहा कि आपको आगे पढ़ना चाहिए। तो बस फिर एमफिल, पीएचडी सब हो गई साथ ही साथ। जी, आपके वालिदैन का पसंदीदा गाना जो आपकी आवाज़ में वो सुनना पसंद करते हैं, जो आप अक्सर उन्हें सुनाते हैं, वो मैं चाहूँगी आप हमारे मेरे वालिद का तो इंतकाल हो गया, लेकिन मुझे मालूम है कि वो मुझे ज़रूर दुआएं देते रहते हैं, और वो गालिब के मुरीद थे। जी। जब हम बहुत छोटे थे तो हमें गालिब का कलाम सुनाने की कोशिश करते थे, जो कि हमें बिल्कुल समझ नहीं आता था, और हम दूर दौड़ते थे, भागते थे। तो और वो कुंदनलाल सहगल के मुरीद थे उस दौर के, जो बहुत नामी सिंगर थे। तो वो सहगल को बहुत सुनते थे, गाते थे, और गालिब के मुरीद थे। तो मैं आपको एक 2 लाइनें सुनाती हूँ, एक मतला सुनाती हूँ, और कोशिश करती हूँ अगर एक शेर और सुना सकूँ। तो गालिब का कलाम, कुंदनलाल सहगल का गाया हुआ, दोनों ही, ताकि वो दोनों चीज़ें जो है, जो कॉम्बिनेशन जो मेरे फादर का फेवरेट कॉम्बिनेशन था, वो मैं आपको सुनाती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि वो भी कहीं हैं और सुन रहे हैं और मुझे दुआएं दे रहे हैं। हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, हर एक बात। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। तो आपके वालिद जहाँ भी होंगे बहुत खुश होंगे, सुन रहे होंगे। जी, काश कि वो होते और मुझे लाइव इस तरह सुन पाते। फिल्मी गाने, सूफियाना कलाम, दादरा, ठुमरी, आपको सब में महारत हासिल है, लेकिन जो आपका कोर इंटरेस्ट है, जिसमें आपको दिलचस्पी है, वो है गज़ल। बिल्कुल। तो क्या गज़ल से आपकी इतनी वाबस्तगी कैसे है? मैंने आगाज़ तो सिर्फ गज़ल से ही किया था, और मैं चाहती थी कि सिर्फ़ और सिर्फ गज़ल को लेकर मैं आगे बढ़ूं। लोगों के टेस्ट देखे, लोगों का रवैया देखा, तो ऐसा लगा कि नहीं, सिर्फ गज़ल नहीं सुनना चाहते लोग, कुछ मिक्स सुनना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो सूफियाना कलाम सुनना चाहते हैं, कुछ पंजाबी सुनना चाहते हैं, कुछ फ़िल्मी गाने सुनना चाहते हैं,
ये वजह है कि मैंने सब कुछ जो है वो जैसे कहते हैं ना, एक क्या कहना चाहिए कि एक मसाला तैयार करके रख लिया है, तो उसमें अब जहाँ जो ज़रूरत पड़ती है वो हम सुना देते हैं। ये भी ऊपर वाले का बड़ा करम है कि मैं वर्सेटाइल हूँ। हर फनकार को अपने गले के बारे में पता होना चाहिए, अपने गले की लिमिटेशंस पता होनी चाहिए और उसके प्लस पॉइंट्स पता होने चाहिए कि आपकी आवाज़ दरअसल है क्या। जी। आपकी आवाज़ क्या प्लेबैक की आवाज़ है, या आपकी आवाज़ ठुमरी दादरा की आवाज़ है, या आपकी आवाज़ गज़ल की आवाज़ है। कहीं मुझे ये लगा कि मेरी आवाज़ जो है वो गज़ल की आवाज़ है, तो गज़ल के लिए मैं बनी हूँ और गज़ल मेरे लिए बनी है। क्या बात है। जी, केएल सहगल और नूरजहां से भी आप मुतासिर हैं। बहुत बहुत मुतासिर। और जी, केएल सहगल और नूरजहां की आवाज़ बहुत अलग भी है, बहुत अलग। बहुत जी, मुश्किल जी, है जी, उन्हें सुन के उन्हें गा पाना। जी। तो कैसे आपने प्रैक्टिस की जब आप बड़ी हो रही थी उस वक्त? थोड़ी तो नहीं, मुश्किल ऐसा है, मैंने कभी किसी की आवाज़ को कॉपी करने की कोशिश नहीं की। मैं तो गाना गाती हूँ उनका। सहगल साहब का गाना ख़ास तौर पे बहुत ही मुश्किल है। जी जी। बहुत मुश्किल गाना। वो बहुत कभी-कभी तो मुझे इम्पॉसिबल वर्ड यूज़ करना पड़ता है कि उनका गाना मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल है। हूबहू आप नहीं गा सकते जो वो गा के गए हैं। लेकिन चूँकि मुझे बहुत पसंद था और मैं बचपन से सुनती आई हूँ, तो सुन के मैंने बस बहुत प्रैक्टिस करके और गाया है और खूब गा रही हूँ। अब तो मैं दुनिया में जहाँ भी जाती हूँ तो लोग सहगल साहब का गाना सुनना चाहते हैं मुझसे। मैं आपको नूरजहां का गाया हुआ पहला गीत जो है उसकी चंद लाइनें सुनाती हूँ। वो करीब 15 या 16 साल की थी जब उन्होंने अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया था। जी। तो वो मुझे बहुत पसंद है और बहुत लोगों ने सुना नहीं है। बहुत ही खूबसूरत कॉम्पोजिशन है, तो मैं वो सुनाती हूँ। तू कौन सी बदली में मेरे चांद है आजा, तू कौन सी बदली में मेरे चांद है आजा, तारे हैं मेरे जख्मी जिगर इनमें समा जा, तू कौन सी बदली में मेरे चांद है आजा। क्या बात है। शुक्रिया। आपके जो उस्ताद हैं पद्मश्री शांति हीरानंद जी और जेएल शर्मा साहब, उनके लिए क्या एहसासात हैं आपके? ज़ाहिर है वो आपके उस्ताद रहे हैं। मैं तो उनके लिए मैं कुछ कहूँ तो छोटा मुंह बड़ी बात होती है। मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं अपने गुरुओं के बारे में कुछ कह सकूं। आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें उनका बहुत बहुत बड़ा हाथ है। हालांकि मैं अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से मैंने ब्रीफली सीखा दोनों से, जो मुझे लगता है कि कहीं एक कमी रही। शांति जी से भी मैंने करीब 3 साल सीखा और पंडित जे.आर. शर्मा जी से भी करीब 4 साल मैंने तालीम ली। मुझे लगता है और सीखना चाहिए था, लेकिन बस वो वक्त और हालात कुछ ऐसे थे कि इतना ही सीख पाई। लेकिन उतने ही वक्त में उन्होंने मुझे क्या कहूँ कि एक ख़जाना दिया। शांति जी से मैंने दरअसल ये जो रवायती अंदाज़ की गज़ल है, पुराने अंदाज़ की गज़ल है, इसे मैंने सुना और सीखा और मुझे समझ आई कि अच्छा ये गाना कैसा होता है। क्योंकि तब तक हम जो मॉडर्न गज़ल है ना वही सुनते थे, जिस तरह की आजकल मॉडर्नाइजेशन हो गई है, गिटार और वगैरह वगैरह इंस्ट्रूमेंट्स जो इसमें आ गए हैं, सिंथेसाइज़र वगैरह। शांति जी से जब मैंने सीखना शुरू किया तब मुझे एहसास हुआ कि अच्छा असल गज़ल जो है वो ये है। तो वो मैंने उनसे सीखा स्टाइल, और फिर ऑफ कोर्स उसमें मैंने कुछ थोड़ी चेंजेस भी की हैं। मैं कहूँगी हूबहू तो मैं वैसा नहीं गाती हूँ, लेकिन कोशिश की है कि उसे मैं अपने अंदाज में गा सकूँ। तो मैं इस काबिल तो बिल्कुल नहीं हूँ कि मैं उनकी तारीफ़ में कुछ कह सकूँ। बस इतना ही कह सकती हूँ कि मैं हर वक्त दिल से उन्हें याद करती हूँ और उनका शुक्रिया अदा मन ही मन करती हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से हूँ। अभी आपने इंस्ट्रूमेंट्स की बात की कि इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए और लोग जो नई जनरेशन है बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट भी कर रही है। ठीक है। तो जी। ये इंस्ट्रूमेंट्स या ये कहें कि साज पर आवाज़ कहीं दब गई है?
मैं पर्सनली कम से कम इंस्ट्रूमेंट्स के साथ गाना पसंद करती हूँ, ताकि मैं चाहती हूँ कि जो पोइट्री है उस पे लोगों की तवज्जो रहे, जो मेरा गाना है, जो मेरी आवाज़ है, मेरी गायकी है, जो मेरा रियाज़ है, वो नज़र आए, वो झलके, तो लोग गाना सुने, पोइट्री सुने, उसका मज़ा लें, बजाय कि जो है वो तवज्जो जो है बट जाए। आपने ज़्यादातर जो भी गज़लें गाई हो, आपने गालिब की गाई, मीर की गाई, फैज़ की गाई। गालिब और मीर वो जल्दी समझ में नहीं आते। बड़े अफसोस की बात है, मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि वो जल्दी समझ नहीं आते। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं साथ साथ जो मैं एक्सप्लेन करती रहती हूँ, मतलब समझाती रहती हूँ कि ये मैं गज़ल सुना रही हूँ, इसमें जो भी मुश्किल लफ्ज़ आता है उसका मैं मतलब समझा देती हूँ, फिर लोगों को बहुत मज़ा आता है। उसके बाद लोग वही सुनना चाहते हैं, हल्की फुल्की चीज़ें नहीं सुनना चाहते, क्योंकि देखिए मयारी चीज़ मयारी होती है, वो जो स्टैंडर्ड होता है ना, उससे आप मतलब उस बात को आप वो नहीं कर सकते हैं, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो जब लोगों को मयारी पोइट्री समझ आने लगती है तो फिर उसका जो एक मज़ा है वो अलग है, उसकी कैफियत ही अलग है, उसका नशा ही अलग है। आपकी कोई पसंदीदा गज़ल अब हम आपकी सुनना चाहेंगे। ये भी बड़ा मुश्किल सवाल आपने पूछ लिया है, क्योंकि कोई एक गज़ल तो नहीं होती ना, बहुत होता है। मेरे पसंदीदा गज़ल मुझे लगता है नहीं होती है, पसंदीदा शायर होते हैं। तो जैसे गालिब बहुत पसंद हैं, मोमिन बहुत पसंद हैं, बहादुर शाह ज़फ़र मैं बहुत पढ़ती हूँ, मजाज लखनवी। मजाज के सुना दीजिए। हाँ, मजाज के सुना देते हैं। दो शेर सुनाती हूँ, एक मतला और एक शेर। मजाज लखनवी का कलाम। अफसोस कि मजाज को भी लोग अब बहुत भूल गए हैं, भूलते जा रहे हैं, तो ये गज़ल मुझे उनकी पसंद है। जुनूने शौक अब भी कम नहीं है, मगर वो आज भी बरहम नहीं है। जुनूने शौक अब भी कम नहीं है, मगर वो आज भी बरहम नहीं है। जुनूने शौक। बहुत खूबसूरत शेर है। बहुत मुश्किल है दुनिया का संवरना, बहुत मुश्किल है दुनिया का संवरना, बहुत मुश्किल है दुनिया का संवरना। तेरी जुल्फों का पेचो खम नहीं है, मगर वो आज भी बरहम नहीं है। जुनूने शौक। क्या बात है। आप शुक्रिया। आप हमें एकदम मजाज के करीब ले गई। बहुत शुक्रिया। चलते चलते आप जो नए सिंगर्स हैं, जो गज़ल में अपना मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? एक तो वो क्लासिकल म्यूज़िक ज़रूर सीखें जी। चाहे बेसिक तालीम लें, लेकिन ज़रूर लें। उर्दू ज़रूर सीखें, उर्दू पढ़ें लिखें, कोशिश करें। प्रोनाउंसिएशन, तलफ़ुज़ जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। शीन काफ ज़ेर ज़बर जिसे हम कहते हैं। उसके अलावा जो भी गाएं उसे समझ कर गाएं, उसे पहले दिल से महसूस करें, शायर के एहसासात जज्बात को समझें, फिर उसे गाएं। और आप जब दिल से गाएंगे, वो चीज़ दिल से निकलेगी तो सुनने वाले के दिल तक अपने आप पहुंचेगी। बस यही मेरी टिप्स हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतनी सारी बातें, आज के जो गज़ल गायकी में अपना मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं, आपने टिप्स दी। लेकिन अब चलते चलते इस प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले एक आखिरी कलाम हो जाए। शोरा का कलाम तो मैंने सुनाया, मैं आपको एक शायरा का कलाम सुनाती हूँ। बहुत मशहूर शायरा हैं, परवीन शाकिर, कौन नहीं जानता जी। उनकी बड़ी मशहूर गज़ल है जो मेरी अपनी कॉम्पोजिशन है, वो उसका एक मतला सुना रही हूँ।
बकू फैल गई बात शनासाई की। उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई के खूबकू फैल गई बात शनासाई की। उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई के खूबकू फैल गई बात शनासाई के। वाह। तो नाज़रीन, हमें यकीन है कि आपने आज का शो काफ़ी एंजॉय किया होगा, बहुत ही लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। जाहिर सी बात है हमारी जो आज की गुलकार हैं वो भी इतनी ख़ास थी, डॉक्टर राधिका चोपड़ा। तो फ़िलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते फिर आऊँगी किसी नई अजीम तरीन शख्सियत के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। जुनूने शौक अब भी कम नहीं है, मगर वो आज भी बरहम नहीं है। जुनूने शौक अब भी कम नहीं है, मगर वो आज भी बरहम नहीं है। जुनूने शौक। बहुत खूबसूरत शेर है। बहुत मुश्किल है दुनिया का संवरना, बहुत मुश्किल है दुनिया का